हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जिसमें से कॉमर्स स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम लोग को देखना है नवंबर 2017 का पेपर, सेकंड पेपर। तो आई थिंक आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, एग्ज़ाम भी है, आप लोग एग्ज़ाम भी अच्छा से दीजिए और धीरे-धीरे पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या हम लोग को नई चीज़ें देखने को मिलता है। ओके, देखिए ये पेपर कब का है, नवंबर 2017 सेकेंड पेपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन becomes in imperative condition for the growth of forces of competition leading is high efficiency and productivity in Indian industries। तो इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन से पूछा जा रहा है कि कारण क्या हुआ, इम्परेट हुआ, ग्रोथ फोर्सेज, कंपटीशन बढ़ा, इफिशियंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, दे सकते हैं, सब चीज़ें बढ़ी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कर्बिंग ऑफ पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी को हटाना टाइप के इज ओनली पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। निश्चित रूप से पॉवर्टी को गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ अलग चीज़ है, पॉवर्टी एलिवेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोथ आर सेपरेट। ओके, तो इसलिए इसमें हो जाएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सही हो जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल, यहाँ पर क्या देखना, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एन अटेम्प्ट टू अचीव द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या है और कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का क्या है, ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखिए इन्वायरमेंट से, सस्टेनेबल से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, राइट। कंप्रोमाइज करना ये सब नहीं, केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसे समझिए कि आज नेचुरल रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कम ना पड़े, या भविष्य को देखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना है। ओके, उसी को कहा जाता है इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड। तो सरप्लस बजट तैयार करना है इंक्लूडिंग कैपिटल एंड लैंड, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाता है। इसका मतलब इस ऑप्शन में 2 और 3 सही होगा, राइट, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट जब मैं बताया था एक बार सारणी बना करके, तो आप ध्यान दिए होंगे, उस समय ये सब चीज़ें मैं बताया था। 2-3 चीज़ तो आप पॉइंट आउट कर ही सकते थे, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट क्या है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या है। डेमोग्राफिक देखिए, पहले सबसे इजी देखिए, डेमोग्राफिक किससे रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट पॉपुलेशन से। इथिकल इशूज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन है ना, तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड हो जाएगा, राइट। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या है, इथिकल है, राइट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, जुडिशरी है। ओके, और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज हैं। तो ये आपकी देखिए कितना इजी से मैच हो गया, राइट। तो चलते हैं, फॉर विच वन ऑफ द बेसिक ऑफ रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज अंडर टेकन इन इंडिया 1991। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, 1991 में हुआ था। कर्बिंग कंपटीशन एमंग द प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट predominated role of public sector, establishment free market economy, regional balance through planning and licensing। तो इसमें से क्या किया गया, इसमें से इस्टेब्लिशिंग ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हुआ था वो फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी गई, फ्री कर दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो नॉन प्राइस कंपटीशन, डिजायर। देखिए दो चीज़ों को तो ध्यान रखिए, कैसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे समझिए। इन्वायरमेंट जो होता है 2 टाइप से होता है, इंटरनल, ओके, एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल 2 टाइप से, माइक्रो
एंड माइक्रो, राइट। माइक्रो में क्या क्या चीज़ें, ये तो कंपनी के पॉलिसीज पब्लिक, मतलब कंपनी के अंदर की बात है, इंटरनल। एक्सटर्नल में माइक्रो में क्या क्या आता है ऐसे समझिए, रॉ मटेरियल से लेकर के और कंज्यूमर तक की जो चीज़ें आती हैं सब माइक्रो एनवायरनमेंट है। जैसे रॉ मटेरियल, सप्लायर, कंपटीटर, सेलर, कस्टमर, ओके, सप्लायर, ये सब क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिस पर कंट्रोल होता है। माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट में इसमें जितनी पॉलिसी जाएंगे, पेस्टल एनालिसिस जिसको पढ़ेंगे, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस, ओके। ये क्या है, जैसे पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ये पॉलिसी जो होंगी वो माइक्रो होंगी। अब देखिए इससे सॉल्व करिए, आपको सॉल्व हो जाएगा इजीली, राइट। देखिए माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो माइक्रो कहाँ था, माइक्रो में क्या बताया था, जो इंटरनल चीज, माइक्रो मीन्स सप्लायर वाला, टाइप्स वाला, ओके। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, देखिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर किसका है, माइक्रो का, राइट। कंपटीशन एमंग द डाइवर्स प्रोडक्शन, टेंजुअल डिस्प्यूट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनपुट सप्लायर, देखिए सप्लायर आ गया यहाँ पे, जो सप्लायर है, पता था ना, जो सप्लायर्स होंगे वो आते हैं माइक्रो में, राइट। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है, स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर करे तो उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, ओके। और डिजायर कंपटीशन ये हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, सही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होती है वो दिखाती है कि लॉन्ग टर्म में हम अपना दायित्व पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट्स मेजर द इक्विलिटी टू इकोनॉमी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओके। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मेजर करता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, राइट। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखता है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉस्ट हैज बीन 20,000, ओके। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ समझिए ऐसे कि 2015 में 20,000 का था और 17 में 2016 में 17,000 का था, ऐसे समझिए। इसका मतलब क्या है कि 2015 जो है ओपनिंग स्टॉक है, ये 16 का क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसे समझिए रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द सेल प्रॉपर्टी 2000 के सेल कर दिए गए, इज क्रिएटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। न्यू प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 5,000 वाज ब्रॉट 2016, रिटर्न सेल प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रॉपर्टी कितनी प्रोसीड की गई। देखिए इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है कि इस वर्ष कितना था ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओके, प्लस क्या करना है, सेल करना है, वो भी पैसा आएगा 2,000, ओके, प्लस 5,000 वाज और ली गई थी, 5,000 और ले लिया गया। अब इसको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा 27,000। इसका मतलब क्या है कि जो 2016 में संपत्ति होगी वो इतने की होगी, ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, कुछ लिया गया होगा, कुछ सेल किया गया होगा, ये सब चीज़ें। अब इसमें से सिंपल से क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक है 17,000, इसमें माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 10,000। यही 10,000 होगा उस साल के लिए परचेज किया गया होगा, राइट, सिंपल था। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो उस साल पैसा लिया गया है वो, और जो परचेज किया गया है या सेल किया गया है 5,000, ये तीनों को ऐड कर देना है और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा उस वर्ष क्या एडिशनल प्रोसीड हुआ है, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ ए फर्म एक्स एंड वाई वैल्यू 30,000, मीन्स 30,000 रुपये गुडविल एनालाइज किया गया। इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ 12,000, जेड इज एस्टिमेटेड 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए 12,000 रुपये कैपिटल के साथ जेड को दिया गया, ओके। व्हाट अमाउंट द सपोज्ड ब्रिंग द गुडविल,
गुडविल क्या होगी, तो सिंपल यहाँ कुछ नहीं करना होता है, 30,000 का 1/4 कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो आप देख लीजिएगा जो आप 30,000 का 1/4। ए लिमिटेड इशूज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2000 शेयर। तो यहाँ प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है कि 2000 हमारे पास शेयर है, उसको लेना है। एप्लीकेशन वाज रिसीव 3000, तो 3000 एप्लीकेशन आ गए, इसका मतलब ओवर एप्लीकेशन आ गए। शेयर एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड एप्लीकेबल 24 शेयर। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 2400 शेयर को प्रोरेटा के अनुसार दिया गया है। इफ ए हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर, हाउ मेनी शेयर मस्ट हैव बीन अप्लाइड फॉर। तो इस यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि 40 शेयर किसी को मिला होगा तो वो कितना अप्लाई किया होगा एप्लीकेशन लेने के लिए। तो देखिए सिंपल से इसको लॉजिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे अब देखिए जैसे 2400 शेयर दिया गया है, इसका मतलब कि 2000 में 2400, अगर ऐसे सिंपल सबसे करिए 2 4 2000 ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि जिसको एक शेयर मिला होगा वो 1.2 शेयर अप्लाई किया होगा। सिंपल 1.2 एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए इसका मतलब कि 40 शेयर जो लिया होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1.2 वही होगा, तो क्या आ जाएगा 48 शेयर। देखिए कितना इजी सही होगा। अगर ऐसा नहीं सही कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके, मतलब इसको हटा दीजिएगा तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। जैसे ये 248 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर। कौन सा रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर है? रेवेन्यू नेचर मीन्स कि वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म से नहीं। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल वाली इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हुए लॉन्ग टर्म हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड वाला ही आपका हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किए हैं डिविडेंड मिला है, तो निश्चित रूप से ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजन मेकर्स डील विद द कॉम्प्लेक्स rather than chaotic business conditions of the real world and have to find a way their destination achieving the goal they have set or themselves. Even without application of economic logic and tools, analyze business decisions always rational and real and are not counterproduction. देखिए इसमें चलते हैं, थोड़ा हिंदी देख लेते हैं, उसका इजीली और समझ में आ जाएगा। व्यवसाय संबंधी निर्णयकर्ता वास्तविक जगत की जटिल अपितु अस्त व्यस्त व्यवसाय दशाओं निपटाते हैं, तो अपना गंतव्य के लिए रास्ता निकालते हैं, अर्थात उन्हें जो लक्ष्य स्वयं के लिए एक नियत किया है उसे प्राप्त करते हैं। ओके, विश्लेषण के आर्थिक तर्क और उपकरणों को लागू किए बिना ही व्यवसाय संबंधी निर्णय सदैव ही तर्क संगत था, वास्तविक सदैव होते हैं, प्रति उत्पादक नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये कथन एक सही है, लेकिन यहाँ पर सदैव जो शब्द यूज है ना, सदैव सदैव ही तर्क संगत, सदैव तर्क संगत नहीं हो सकता, लॉजिकल। ओके, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो प्रॉपरली तर्कसंगत नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये सही है, दो गलत है, राइट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शुद्ध लाभ अवसर लागत से अधिक की प्रत्यय है, लेखा लाभ स्पष्ट अंतर्निहित लागतों के ऊपर कुल आगम का अधिक है, आधुनिक फर्म में एकमात्र उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, सीमांत और सीमांत लागत के बीच अधिकतम अंतर होने पर लाभ अधिकतम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध लाभ अवसर लागत से अधिक के प्रत्यय है। ओके, तो जो नेट प्रॉफिट है, ओके, ये क्या है अपॉर्चुनिटी कास्ट से ज़्यादा का प्रत्यय है, राइट, इसलिए ये सही हो रहा है। नेक्स्ट है कौन सी वह मान्यता है जिसमें उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत गणनात्मक उपयोगिता उपगम पर आधारित है? तो जो गणना की जाती है विवेकशीलता रेशनलिटी में बताया था वो सबके लिए है। उतरते युग सतत में सीमांत उपयोगिता, स्थान की सतत सीमांत उपयोगिता मापी जा सकती है, तो इसमें क्या होगा उतरती इकाई की सतत सीमांत उपयोगिता। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, वह घटती जाती है, इसी को यहाँ बताया जा रहा है। ये मेन उसका सिद्धांत का क्रक्स पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, और सब चीज़ें तो उसकी हैं ही, राइट। तो ये क्या है
जो नहीं है ना, ये मान्यता नहीं है जिसमें उपभोक्ता व्यवहार के, तो नहीं में क्या है, उत्तरोत्तर इकाई को सतत सीमांत उपयोगिता, सतत मीन्स बराबर रहना, तो ये बराबर नहीं रहता है, इस बात ध्यान रख रहिए। जैसे यहाँ पर और चीज़ें थोड़ा इंग्लिश देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा चीज़ें, थोड़ा हिंदी में देख ले तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए कांस्टेंट दिया है ना, कांस्टेंट, अभी बताइए कांस्टेंट होता है मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, जो है एक यूटिलिटी लेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगी, लेकिन एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्थिर नहीं होती है, राइट, इसलिए गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑन एवरेज रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड विद द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर से होता है। द पॉइंट प्लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है, ये भी सही है कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ स्लोप है डिमांड फंक्शन का, वो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग का प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, तो जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डिमांड स्लोप लाइन दिखाती है, ओके, जैसे इस साइड प्राइस होती है, इस साइड क्वांटिटी होती है, उसी बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की बेसिक प्रॉपर्टी क्या नहीं है, नेगेटिव स्लोप्स सही है, इंडिफरेंस कर्व टू ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और कॉन्केव विद द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट nor are the tangent and another, upper indifference curve indicate a higher level of satisfaction, ये सही है। तो ये क्या है, ये कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स होती है, ओके, कॉन्वेक्स, ओके, मीन्स ऐसे होती हैं ना कि ऐसे होते हैं, राइट, तो कॉन्केव होती हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव नहीं, राइट। यहाँ पर देखिए द स्केल मेजर्स विच हैज नो ऑर्डर डिस्टेंस यूनिक ऑरिजिन इज नोन एज वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जो ऑर्डर नहीं है, दूरी यूनिक ओरिजिन इज नोन एज, तो इसमें कौन सी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है नॉमिनल, राइट, ऑर्डर नॉमिनल। अब नो ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होता है, ओके, मैं नो नहीं देखा इसलिए, ऑर्डर 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 होता है तो ऑर्डिनल हो जाता है, राइट, लेकिन नो ऑर्डर है इसलिए नॉमिनल है। अब देखिए एक एक चीज़ के समझ लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा समझना। देखिए सबकी एक एक कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर को लिखिए, जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट लिखिए लेबल्ड, ओके, सेकेंड मीनिंगफुल, ऑर्डर वेरिएबल, ओके, थर्ड पे प्रोपोर्शन, इंटरवल वेरिएबल, ओके, और फोर्थ पे होगा एब्सोल्यूट जीरो इज कंप्यूटेड। अब ये समझ लीजिए चारों चीजें समझ जाएंगे, कभी आप पद नहीं भूलेंगे, ऐसे समझिए। नॉमिनल लेवल की बात क्यों की जा रही है, नॉमिनल लेवल मीन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कोई प्लेयर होता है, उस प्लेयर के पीठ पे लिखा होता है 20 नंबर के जर्सी, चाहे 100 नंबर, जैसे सचिन तेंदुलकर 10 के थे, 7 नंबर था, इस टाइप का, इसका मतलब 7 की वैल्यू नहीं है, लेवल की वैल्यू है। जैसे रोल नंबर आपका है, एक रोल नंबर चाहे 10 नंबर से क्या मतलब है, चाहे आप 1 पे रहिए चाहे 10 पे रहिए, हो सकता है नॉमिनल वाइज हो, उस रोल नंबर कोई मतलब नहीं। जैसे आपका 10th 12th में 10,32,000, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी 10 लाख से आप नीचे चल रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो लेवल जो होता है तो नॉमिनल कहा जाता है, राइट, उस अंक की वैल्यू नहीं है, पहचान के लिए दिया गया है, क्या आपका रोल नंबर ये है तो ये पहचान आपकी है, बस, उसका मतलब कुछ नहीं अंक का। तो लेबल भी हो और मीनिंगफुल ऑर्डर भी, मीन्स ऐसे समझिए कि अब 1 2 3 4 लिखे, मान लें कोई एक्स नाम है, जेड है, वाई है, ए है, तो ये 1 2 3 की वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑर्डर में इसकी वैल्यू जरूर हो जाएगी। अब जो पहला पे आएगा फर्स्ट, सेकेंड पे आएगा सेकेंड, थर्ड पे आएगा थर्ड, फोर्थ पे आएगा तो फोर्थ, इस मार्क्स में है
तो कोई फर्स्ट पाया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑर्डर लग जाएगा। तो लेबल भी होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर वेरिएबल भी होंगे। इसका मतलब ऑर्डर फिक्स है कि 3 पर है तो इससे 2 ऊपर है, ओके, इसलिए ऑर्डर स्केल है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप का डिफाइन नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई फर्स्ट स्थान है, कोई सेकंड स्थान है तो इससे डबल तेज है वो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरे स्थान पर 99.99 पाया है, ये 100% पाया है फॉर एग्जांपल, तो इस सेकंड स्थान पे आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 हो गया तो आधा हो गया ना, ऐसे देखिए तो ये डबल हो गया। तो इसका मतलब नहीं कि इससे फर्स्ट पर है तो दुगुना तेज भी पढ़ने में है, नहीं, जबकि अंतर कितना है 0.01 का केवल, लेकिन उसके कारण ही वो सेकंड हो जा रहा है। इसका मतलब कि ऑर्डर तो बता रहा है कि फर्स्ट वाला अच्छा है, सेकंड वाला खराब है उससे, लेकिन उतना इस अंक के बीच की वैल्यू को नहीं बता पा रहा है, राइट। तो ये कौन बताता है, प्रोपोर्शन इंटरवल वेरिएबल। जैसे अगर दे दिया जाए 1 से 2 के बीच में, तो ये 1 से 2 के बीच में बताएगा, ओके, इसलिए ये इंटरवल स्केल कहा जाता है, जो दोनों बीच की वैल्यू को भी बताए। और रेशियो स्केल क्या बताता है, जीरो को भी वैल्यू को बताता है। बस अगर जीरो यहाँ लिख दिया जाए तो ये जीरो डिफाइन नहीं कर पाता है, ओके। जिससे कहा जाए कि किसी का 0 से 10 किलो के बीच में कितने लोग हैं, तो जीरो कोई किलो का थोड़े होगा, ओके, लेकिन रेशियो स्केल बताएगा 0 में 0, ओके। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखना, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो 4 ऑप्शन है, 4 मैंने उसका डिफाइन कर दिया, उसी के अनुसार आपको स्टडी करना होता है, राइट। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस गिवन द स्टर्ज रूल्स। स्टर्ज रूल के तो ये है, याद रखिएगा कि 1 + 3.322 log n, राइट। ये स्टर्ज नियम लागू करने का फार्मूला है। Which of the following is not the characteristic of normal distribution? कौन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, बेल शब्द एसिमेट्रिक सही है, मिनिमम मोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल सही है, द टोटल ऑफ अंडर द कर्व द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 सही है, द टू टेल्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बोथ डायरेक्शन टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ टचेज नहीं होना चाहिए, नॉन टचेज, ओके, जिससे हमेशा मैं बनाता हूँ ऐसे, ऐसा होना चाहिए, ना कि सॉरी, ना कि ऐसे होना चाहिए, ओके, टच नहीं करना चाहिए हॉरिजॉन्टल को, जबकि टच करने की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, राइट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीजनेबल साइज सैंपल ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम लार्ज साइज सैंपल कंटेंट्स ऑलमोस्ट ऑल फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट द पॉपुलेशन। ये पूछ रहा है कि यदि लार्ज सैंपल साइज से हम लें किसी पॉपुलेशन से तो उसके सब कैरेक्टर होंगे, तो ये सत्य बात है। यदि आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है, उसमें से 10,000 लोगों को चुनेंगे तो निश्चित रूप से वो 1 लाख का रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ओके। The theory is sampling based on the 2 important laws of statistics, law of statistical regularity, law of inertia of large number। तो ये दोनों भी सही है। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ये क्या हो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। देखिए यहाँ पर सिंपल से ये समझिए कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में बता रहा है कि यदि पॉपुलेशन है, इसी का ये डिफिनीशन है, ऐसे समझिए। यदि मान लीजिए कि 10 लाख लोग हैं, इसमें से 10,000 लोगों को, 10,000 लोगों को चुनेंगे तो इस सभी करेक्टर इसमें आ जाएंगे। ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बताता है, राइट। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या बताता है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम लार्ज नंबर में, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसके नज़दीक हो, मीन्स ज़्यादा सैंपल ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कम सैंपल हो सकता कम करें। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ का पत्ता गिनना है, उसकी इंच कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो आप पूरे 10 लाख पेड़ के पत्ते हैं, 10 निकाले और उसी से टच कर लिए, हो सकता है कि वो पूरे पत्ते को रिप्रेजेंट न कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 1000, 2000, 4000 पत्तों को माप तोल करेंगे, उसके बाद डाटा एनालाइज करेंगे कि इसकी लगभग पूरे पेड़ के पत्तों की ये है, तो ये संभावना ज़्यादा है कि पूरे पत्ते के रिप्रेजेंट कर पाए, उसी को इसको कहा जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखे रहिएगा। ये बता रहा है, फिर से समझ लीजिए, ये बताता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कि जब पॉपुलेशन से सैंपल हम चूज करते हैं तो
सैंपल पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये बताता है कि सैंपल से, जब पॉपुलेशन से सैंपल जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही संभावना है कि जो भी पैरामीटर, जो भी निष्कर्ष है वो स्थिर है, कि लगभग ऐसा ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द एच ए यू म्यू जीरो ए रिसर्च एक्वायर्ड टू टेल्ड इन द हाइपोथेसिस टेस्ट, तो ये सही है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट है, राइट। अभी आगे मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द मीन। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन नॉट इक्वल टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द मीन। तो स्टेटमेंट 2 है, पैरामीट्रिक मीन के बराबर नहीं है। यहाँ क्या है, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द मीन, तो ये गलत है स्टेटमेंट 2, राइट। अब देखिए इसको समझिए, पहला यहाँ पे गलत हो गया, ये समझिए एच जीरो, जिस एच ये है म्यू इक्वल टू म्यू हो जाता है, ये क्या होता, ये होता नल हाइपोथेसिस। ओके, इसको क्या कहा था, नल हाइपोथेसिस। ओके, और इसमें जो ये आ जाए तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इस बात को पहले ध्यान रखिए। इक्वल हो जाए नल हाइपोथेसिस, ये कट लग गया है इसलिए ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, पहली बात। और टू टेल टेस्ट है। अब वन टेल टेस्ट कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा होता एच ए म्यू, या तो ये लिखा होता या तो ऐसा लिखा होता है। ओके, और जीरो, इसको वन टेल्ड कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ए जीरो हाइपोथेसिस रिसर्च टू टेल्ड नहीं, वन टेल्ड। ओके, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जब बड़ा छोटा लग जाए तो वन टेल टेस्ट है, इक्वल लग जाए तो नल हाइपोथेसिस है, और ऐसे कट लग जाए तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, राइट। द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट आर.सी. डेविस, मिडिल मैनेजमेंट मर्स का, और इसेंस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ब्रुकर। ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये किसी के नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज ए क्रिएटर एज वेल। मैनेजमेंट केवल क्रिएचर नहीं है, ये क्रिएटर भी है, राइट। हाउ विल बी मैनेज, कैन मैनेज एनीथिंग, जो मैनेज कर सकता है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। ओके, तो ये दोनों सही है, राइट, कि क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, ये सृजन नहीं है, सृजनकर्ता भी है, जो सब कुछ मैनेज कर सकता है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। ओके, जैसे प्रबंध अर्थव्यवस्था का सृजन मात्र नहीं, सृजनकर्ता भी है, जो प्रबंध कर सकता है वो सब कुछ प्रबंध कर सकता है। ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट ए फैक्ट्री डज नॉट रिमेन ए फैक्ट्री, इज कन्वर्टेड इनटू लेबोरेटरी। तो टाइम मोशन फटीग स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो केवल ये फैक्ट्री नहीं रह जाती है, क्या होती है, ये लेबोरेटरी में हो जाती है। मैनेजमेंट सक्सीड ए फेल एंड ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस इंटेलिजेंटली और अनइंटेलिजेंटली हैंडल्ड। ओके, तो उसकी सफलता क्या है कि बुद्धिमत्तापूर्वक अबुद्धिमत्तापूर्वक उसको हैंडल किया जा सके, राइट। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं है, राइट। तो इस बात को ध्यान रखे रहना है। और निश्चित रूप से जहाँ फटीग स्टडी, थकान अनुभव, ये सब चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से वो लेबोरेटरी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, एच मैस्लो की थ्योरी, हर्जबर्ग की थ्योरी, क्रिस अर्ग्रिस की थ्योरी पढ़े होंगे, लेकिन पीटर ब्रुकर की कोई भी थ्योरी आप नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए सही हो जाएगा। एज हर्जबर्ग हैज एन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेशनल फैक्टर। तो मोटिवेशनल फैक्टर कौन नहीं होगा, जो काम से रिलेटेड होगा, सिंपल। तो रिकॉग्निशन, ये भी मोटिवेशन फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, अचीवमेंट। तो वर्किंग कंडीशन क्या है, कार्य से रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं हो रहा है, राइट। तो कार्य से रिलेटेड हाइजीन फैक्टर होता है, या कार्य के अतिरिक्त वो मोटिवेशन फैक्टर होता है। व्हेन वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम ए लेट्स कस्टमर विजिट ए फेरी किंगडम ए प्राइवेट शिप ए हैंडल्ड हाउस, देन व्हाट इज मार्केट इन द एग्जाम्पल। यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई किंगडम का है, वो कस्टमर किंगडम प्राइवेटली वो क्या करता है, हंटेड हाउस, जहाँ पर शिकारी जो जहाज होते हैं ना, जहाँ चोराई कर लेते हैं, ये सब
अनुभव लेने जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सपीरियंस, राइट। तो ये क्या करेगा? एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाता है। Which of the following statement is true according to VLS framework of psychotropic segmentation? तो इसका क्या होगा? फुल फॉर्म वैल्यूएशन एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, तो ये एटीट्यूड है, एस एटीट्यूड लाइफ स्टाइल, ओके। तो ये जो भी एटीट्यूड से रिलेटेड होगा, द कंज्यूमर हु आर प्राइमरी मोटिवेटेड आइडियाज गाइड टू द नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स, द कंज्यूमर हु आर मोटिवेटेड अचीवमेंट लुक्स द नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स, द कंज्यूमर हु आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्सप्रेशन डू नॉट डिजायर सोशल फिजिकल एक्टिविटी वैरायटी एंड टेस्ट, द कंज्यूमर हु आर मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट्स डिजायर सोशल और फिजिकल एक्टिविटी वैरायटी एंड रिस्क। तो रिस्क फिजिकली से, तो ये क्या बेसिकली किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा ए कंज्यूमर हु आर प्राइमरी मोटिवेटेड आइडियाज गाइडेड बाय नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स है, राइट। तो कंज्यूमर किससे गाइड होगा? आइडियाज जो होंगे गाइडेड होंगे, नॉलेज होगा इससे, राइट। ये अचीवमेंट्स से नहीं, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इससे नहीं करना है, राइट। और ये सब तो रिस्क वैरायटी से मतलब है नहीं, क्योंकि जो वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, ये मानसिक रूप से चीज़ें हैं। ये क्या है? नेक्स्ट, a transformational appeal of communication evaluate on non-product related benefits or image. Transformational appeal often do not attempt to strip of emotion that will motivated purchase। देखिए तो इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बार। संचार की रूपांतरणीय अपीलें गैर उत्पाद संबंधित लाभ या छवि को व्याख्या करती हैं। रूपांतरणीय अपीलें बहुधा खरीदी को अभिप्रेत करने वाली मनोभाव को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करती हैं। क्या है? ये सही है, आर गलत है, राइट। क्यों है? संचार की रूपांतरणीय अपीलें लाभ को छवि को व्याख्या करती हैं, सही बात है, लेकिन रूपांतरणीय अपीलें बहुधा खरीदों को अभिप्रेत करने वाले मनोभाव को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, ओके। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी अपील होती है वो परचेज करने के लिए होती है। मार्केटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में देखिए, पहले अवेयरनेस निश्चित होगा, राइट। नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेज। देखिए ये दो चीज़ें तो होना नहीं है पहले, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस से स्टार्ट होना है, कोई भी चीज़ अवेयर होंगे, तो ये अवेयरनेस, लिंकिंग, नॉलेज, तो पहले अवेयर के बाद नॉलेज, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। अब दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है, राइट। इसको कहता है कॉग्निटिव, ओके। इसको कहता है लिंकिंग एंड प्रेफरेंस को अफेक्टिव, और इसको ऑपरेटिव, ओके। तो कभी क्वेश्चन आ जाए इस सीक्वेंस को कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ऑपरेटिव को, तो इसको भी ध्यान रख रहेगा कि इसको कॉग्निटिव कहा जाता है, संज्ञानात्मक मानसिक रूप से, अफेक्टिव जिसका प्रभाव पड़ता है, ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेट करने से रिलेटेड है, राइट। दोनों को अलग अलग चीज़ें डिवाइड की गई हैं। देखिए एक एक करके पढ़िए। बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशन बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्टेड। तो एट्रीब्यूट्स जो गुण हैं, स्थिति है, बायर्स के लिए नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करता है, वो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ओके। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए एक्सपेक्ट से पता चल जाएगा, एक्सपेक्टेड की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट है पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट माइट अंडेज प्रेफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल प्रोडक्ट, राइट। ये पोटेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं। और एक्सीड कस्टमर एक्सेप्शन, तो ये क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और कन्वर्टिंग कोर बेनिफिट एंड प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो जो कोर प्रोडक्ट होता है वो बेसिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि इरिवर्सिबल विपरीत नेचर नहीं होता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन रिवर्सिबल नहीं होता है, राइट, विपरीत टाइप से नहीं होता है।
यही अब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कैश फ्लो है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड डिफरेंट, ठीक है। एन एक्सपेंशन डिसीजन है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो सही बात है, विस्तार करने का कैपिटल डिसीजन लिया जाता है, ये सब सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस, वॉल्टर मॉडल, कैपिटल राशनिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम। देखिए एबीसी एनालिसिस किससे है, वर्किंग कैपिटल से, सॉरी हाँ ठीक है, वॉल्टर मॉडल, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, कैपिटल बजटिंग और नेट ऑपरेटिंग रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो इसको ध्यान रखा जाएगा। वॉल्टर मॉडल जानते हैं, डिसीजन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन है, कैपिटल राशनिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, एनवाई एनआई अप्रोच अप्रोच, ये सब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल जिसको कहा जाता है, वो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड चीज़ है, जो स्टॉक के लिए किया जाता है, जो ट्रेडिंग स्टॉक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय फाइनेंशियल लेवरेज इज टू, देखिए फाइनेंशियल लेवरेज का मेन उद्देश्य क्या है, देखिए लेवरेज 3 प्रकार के होंगे। एक ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की उपस्थिति होती है। फाइनेंशियल लेवरेज क्यों आता है, क्योंकि डेब्ट की उपस्थिति होती है। यही दोनों की कॉन्सेप्ट को समझते रहना है। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट्स, मेंटेन द स्टेबिलिटी प्रॉफिट, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी, मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल लेवरेज ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइंग क्या होगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल लेवरेज हम क्यों यूज करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज यूज करते हैं क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। मैग्नीफाई मीन्स इसको ऐसे समझिए इंक्रीज, ओके, इंक्रीज या बढ़ाने के लिए, तो आप समझ जाएंगे बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम फाइनेंशियल लेवरेज यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि इक्विटी जो शेयर होल्डर उनको बढ़ाया जा सके, राइट, उनकी प्रॉफिट बढ़ा सके, वेल्थ को मैक्सिमाइज किया सके। नेक्स्ट, which of the following is not a method of calculating cost of equity capital, dividend yield methods, dividend yield plus growth method, yield maturity method। तो देखिए yield maturity method ये हो जाएगा, क्यों, मेच्योरिटी से पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्विटी की मेच्योरिटी नहीं होती है कभी। जब इक्विटी शेयर आप परचेज करने जाएंगे तो इक्विटी की कोई मेच्योरिटी नहीं होती है। एक बार इक्विटी इश्यू हो गई वो लाइफ टाइम रहेगी, अब मेच्योरिटी नहीं आएगी। डेब्ट नहीं है, डिवेंचर नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, ये सब आती है लेकिन इसका नहीं आता, इसीलिए मेच्योरिटी सब मेथड आता है, ये मेथड नहीं आता है। Which one of the following equates the present value of the cash outflow and the present value of expected cash inflow from the project। तो ये क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू को जीरो कर देता है, ऐसे समझिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रेजेंट वैल्यू की जीरो कर देता है, उसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन इसमें गलत है, material resources are subject to law mechanism and they cannot have an output greater than output input। भौतिक संसाधन आंतरिक अध्ययन है, उनका निर्गत उनके आघात से अधिक नहीं हो सकता है, ओके सही है। मानव संसाधन घातांकीय वृद्धि और विकास से सक्षम है, ये भी सही है। मानव संसाधन उतना ही निर्गत उत्पन्न नहीं कर सकता जिनके आगत समर्थन मूल्य से कभी नहीं हो सकता है, ये इसका गलत है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान प्रदेश में धीरे धीरे शारीरिक बल के प्रयोग से अधिक ध्यान मानसिक बल के प्रयोग पर दिए जाने की लगा है, राइट, तो ये भी सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, औद्योगिक संघर्ष बहुलतावादी उपागम किस मौलिक मान्यता पर आधार वाक्य पर आधारित है। औद्योगिक समाज के कारागार में एक पृथक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने तथा उसे अपने वातावरण पर सभी नियंत्रण से वंचित करने की प्रवृत्ति संघर्ष उत्पन्न होता है। कृषि उद्योग में विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं। औद्योगिक संघर्ष वर्गों के बीच व्यापक सामाजिक संघर्ष का हिस्सा है। संघर्ष की स्थिति में कोई सर्वसम्मति संभव नहीं है क्योंकि लोग भिन्न भिन्न सामाजिक संस्कृति। यहाँ पर क्या होगा, दूसरा, किसी उद्यम में विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं, सही बात है। किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहिए, किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए, इसीलिए विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर होते हैं, इसलिए स्ट्रेस होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है, रोजगार वितरण सूचकांक जेडीआई तकनीक का प्रयोग लिखने से किसके लिए किया जाता है, रोजगार अभिवृद्धि एटीट्यूड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इन एचआरएम इज शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोसेस विथ टेम्पोररी इंटरवेंशन। तो एचआरएम शॉर्ट टर्म है, इट इज एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर टू डेवलपमेंट ऑपरेटिव एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग इन करंट जॉब्स। तो करंट जॉब से रिलेटेड होता है, दोनों गलत है, क्यों है इसको समझ लीजिए। डेवलपमेंट एचआरएम शॉर्ट रन, ये लॉन्ग रन का होता है। जो डेवलपमेंट शब्द है ना वो लॉन्ग रन के लिए होता है, और ट्रेनिंग जो होती है शॉर्ट रन की। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग, ओके ट्रेनिंग, तो ये सही हो जाता है लाइन।
ट्रेनिंग इज HRM इज ए शॉर्ट रन एजुकेशनल प्रोसेस विथ टेम्पोररी इंटरवेंशन, ये सही हो जाता है करंट। इट इज एजुकेशनल प्रोसेस इंट्लाइज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेटिव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। करंट जॉब के लिए नहीं होता है, फ्यूचर जॉब के लिए। ओके, फ्यूचर करंट जॉब के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कोई करंट जॉब करना है, ट्रेनिंग दीजिए, राइट। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, फोर्स चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंस्टेंट मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड। तो ये क्या है, बेसिकली ये बताया जा रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स, जिसमें है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स है, राइट, उसी को देखा जा रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। रिव्यूइंग एम्प्लॉयज रिकॉर्ड एंड होल्डिंग इंटरव्यू एंड डिफाइन द टेस्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या कहता है, रिव्यूइंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, रिव्यू कहता है एम्प्लॉय के रिकॉर्ड का। होल्डिंग इंटरव्यू की जाती है, डिफाइंड टेस्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन के द्वारा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फील्ड रिव्यू मेथड। तो आप रिव्यू कर रहे हैं मेथड, राइट। नेक्स्ट है सेट अप पेयर फ्रेज और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पेयर फ्रेज कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये किसका है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स के आधार पर इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव परफॉर्मेंस के आधार पर डिवाइड करना क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स है। कि कितना क्रिटिकल क्रांतिक रूप से आया, कितना नहीं आया कार्य के लिए, राइट। और नेक्स्ट है रिलेटिव रैंकिंग मेथड से क्या है, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट है। तो पेयर कंपैरिजन टेस्ट करते हैं, उसके रैंकिंग दे देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, इसके आधार पर। अब ये तो आपको इजी हो, ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे सिडबी है तो 1919 में हो जाएगा, LIC 1956, ICCI IDBI 1964, ICCI 1955 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हेल्प्स बैंक स्ट्रेंथिंग देयर कैपिटल बेस। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है, पूंजी प्रदाता पढ़े होंगे, तो हेल्प बैंक स्ट्रेंथिंग देयर कैपिटल बेस। तो कैपिटल बेस के लिए होता है। कैपिटल एडिक्वेशन नॉर्म्स हेल्प बैंक टू सैंक्शनिंग मोर लोन्स, ये मोर लोन सैंक्शन करने के लिए होता है। तो ये क्या है, हेल्प बैंक स्ट्रेंथन कैपिटल बेसिस। ओके, लेकिन ये लोन के लिए नहीं होता है। ये किस लिए होता है कि कितना हमारी कैपिटल वेटेड है रिस्क पे। ओके, इसको करता है, कैपिटल वेटेड रिस्क कैलकुलेट किया जाता है इस नॉर्म्स के द्वारा, लोन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हवाला। हवाला आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। हवाला क्या होता है, कर की चोरी एक तरह से है, टैक्स इविजन या इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये टैक्स इविजन है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है, हवाला मीन्स, पहले ये समझिए व्हाट इज हवाला। हवाला मीन्स ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज दैट बैंक चाइना में पैसा भेजना है। ओके, तो आप बैंक के थ्रू नहीं गए, किसी से मिले नहीं, आप हवाला वाले से मिल लिए। कोई हवाला वाला व्यक्ति होता है, उसे जाके मिल लिए, क्योंकि जानते हैं जाएंगे गवर्नमेंट के पास या किसी फॉर्मल बैंक के पास तो भी ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा, लेकिन वो टैक्स सब कुछ देखेंगे, कहाँ से पैसा आया, क्या है, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये देना है चाइना को, किसी व्यक्ति को। अब क्या होता है कि ये जाके प्राइवेट आदमी से मिल लेते हैं, प्राइवेट आदमी फ़ोन करके वहाँ बता देगा कि हमको 1 करोड़ रुपया मिल गया है, और मिल जाता है, राइट। इसका सीधा सिंपल एग्जाम्पल ऐसे समझिए और समझ में चल दिया जाएगा। जैसे कोई अरब में रहता है, सऊदी अरब ले लीजिए। ओके, सऊदी अरब में वो भारत पैसा भेजना चाहता है। अगर प्रॉपर चैनल से आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, आप जानते ही हैं कि प्रॉपर चैनल से आएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब क्या किया, वह व्यक्ति वहाँ के हवाला वाले से मिल लेगा। ओके, हवाला वाले को पैसा दे देगा, वो हवाला वाला क्या करेगा, इंडिया में फ़ोन कर देगा, इंडिया में किसी व्यक्ति को कि देखिए यहाँ हमको पैसा मिल गया, वहाँ उनको दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, इंडिया में जो व्यक्ति जिसको देना होगा वो दे देगा। अब क्या होगा इससे कि जो सऊदी अरब से पैसा हवाला के थ्रू, क्या कहीं टैक्स लगा, गवर्नमेंट को पता चला, नहीं, पैसा नहीं आता है, फोन आ जाएगा। अब सोचेंगे कि पैसा ये कैसे एडजस्ट होता है, तो मान लीजिए किसी को दूसरी जगह भेजना हो तो उसी से एडजस्ट होता है, राइट। कि कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, पैरेलल इंडस्ट्री भी इसको कहा जाता है, पैरेलल ट्रांजेक्शन चल रहा होता है, और ये पूरी चोरी करने के लिए होता है।
राइट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। ये क्या है, ये गलत है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्यूचर विल बी सी मोस्टली द इलेक्ट्रिक मनी क्लियरिंग थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, आरबीआई इनकरिंग द ई बैंकिंग। तो सही है, भविष्य में पूछा जा रहा है कि भविष्य में मनी को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, और ये ई बैंकिंग से इंकरेज भी कर रहा है आरबीआई। तो सही बात है, आरबीआई चाह भी रहा था, और इस समय तो मान लीजिए आ ही गया है। जब उसमें क्वेश्चन आया होगा तो लग रहा होगा कि नया चीज़ है, लेकिन इस समय तो ये नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज कैन बारो मोर देन दियर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी ऑफ IMF। तो ज़्यादा ले सकती हैं। द एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी वाज क्रिएटेड 1984 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज ओवर लॉन्गर पीरियड अप टू 3 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सही है, लेकिन ये क्या है 3 ईयर्स नहीं, 3 ईयर्स के ज़्यादा की है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखे रहिएगा। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी 1999 में, सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी 1997 एंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1974। देखिए इससे आप वो भी पता कर सकते हैं जो 1984 था, ओके, वो 4 में नहीं होगा, 1974 में होगा, इसलिए वो गलत हो रहा था, राइट। तो आप इससे भी सही कर सकते थे। हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल। एब्सोल्यूट जानते हैं ये किसका है, एडम स्मिथ का है, ओके, एब्सोल्यूट एडवांटेज। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्या है, इंटरनेशनल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है, द फेल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वर्क्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड हेल्प दो सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, ओके, एक्सपेंडिचर को, तो वर्क रिड्यूस द इंपोर्ट्स कम होगा, हेल्प टू सॉल्विंग बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेमेंट को फेवरेबल किया जा सकता है, राइट, समस्या को। द इम्पोर्टेंट वे टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड देयर बाय रिड्यूस द डेफिसिट बैलेंस पेमेंट इज टू अडॉप्ट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज टू रिड्यूस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम की जाती है, ये दोनों सही है, राइट। ए एंड बी सपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ पर सिंपल से मतलब ये है कि इंपोर्ट कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसको कंट्रोल भी करती है कि किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करें, राइट। तो ये क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने स्टडी किया, डिटेल स्टडी किया। आई थिंक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। तो यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।